प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम लोग ना कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बातें बताऊंगा जो आप लोगों को काम आने वाली है। एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ जी। चलिए हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पे बात करेंगे। पंचकर्मा जो है उसका कितना अच्छा फायदा पीसीओडी में होता है। आज का जो देखा जाए तो 10% फीमेल पॉपुलेशन जो है उसमें पीसीओएस का कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे बीमारियां रहती है, इनफर्टिलिटी रहता है। और अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो मृत्यु तक भी हो सकती है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये सिंड्रोम है, ग्रुप ऑफ डिजीजेज है। इसमें मल्टीपल स्मॉल सिस्ट ओवरीज में हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड इरेगुलर हो जाता है, और एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन होता है शरीर में। और ये एक्सेस एंड्रोजन जब प्रोडक्शन होता है तो हिरसुटिज्म होता है, एक्सेस फेशियल एंड बॉडी हेयर। इसी तरह से मेल और फीमेल पैटर्न बाल्डिंग होता है, मतलब बाल झड़ने लगते हैं, टक्कल पड़ने लगता है। इसी तरह से एक्ने होता है। सभी को ये चीजें होंगी ऐसा नहीं है, लेकिन पीसीओएस जब डायग्नोसिस हो गया तो मेंसेस इरेगुलर होता है, या फिर वहां पे पेन होता है, ओलिगोमेन्यूरिया, मतलब वहां पे मेंस्ट्रुएशन का फ्रीक्वेंसी कम होने लगता है, एमेनोरिया, 6 6 महीने, 1 1 साल, 2 2 साल तक मेंसेस ही नहीं आते हैं। और ये मेंसेस इरेगुलरिटी होती है वो मिनार्के के बाद भी होती है, कभी कभी प्रेगनेंसी भी रह जाती है तब भी पीसीओएस रहता है। तो सभी को पीसीओएस सबको है तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होगा ऐसा नहीं है। जो लोग को पूरे जो चीजें हैं, पूरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आके सारा चीज हुआ, उनको ही मेंसेस का इरेगुलरिटी होता है। इसी तरह से इसमें चिन हेयर होते हैं, चिन के एरिया में बाल आते हैं, चेस्ट और बेली हेयर आते हैं, निपल्स के ऊपर हेयर्स आते हैं, बाल्डिंग होता है, एक्ने होता है। और जो नेक है वो काला होने लगता है, जो अपना गला है उसमें स्किन काले पड़ने लगते हैं, स्किन फोल्ड्स आते हैं। और एल्बोज में और नकल्स में स्किन काले पड़ने लगते हैं। एंड्रोजन जितना होता है तो उस एक्सेस एंड्रोजन की वजह से क्लाइटोरिस जो रहता है वो एनलार्ज हो जाता है, आवाज जो होती है वो आदमी मर्दाना आवाज होने लगती है। उसी तरह से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ जाता है, मसल मास बढ़ जाता है। तो बहुत डेंजरस कंडीशन हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ने से मेल पैटर्न में सारी चीजें आने लगती है। तो जब ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो, हाइपर एंड्रोजेनिक फीचर्स हो, तो मतलब एक तरह से कफ जो है, कफावृतवात ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो आते हैं, पीसीओएस बहुत ज्यादा है तो उनको वजन बढ़ने लगता है, मेंसेस का फ्लो बंद हो जाता है, फर्टिलिटी इश्यूज रहते हैं। तो कफ की तरह ये ज्यादा जाता है, कफावृतवात या मेदावृतवात। तो आयुर्वेद में हम लोग इसके लिए पंचकर्मा कराते हैं। पंचकर्मा जो रहता है वो हर तरह की बीमारियों को ठीक कर देता है, हेल्थ को अच्छा करता है, ये क्लेदक कफ को अच्छा करता है, और जो मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक करता है। तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सारे जो आम दोष है, स्त्रोतोरोध है वो ठीक करता है, नर्वस सिस्टम को अच्छा करता है, मन को अच्छा रखता है, स्किन को अच्छा करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और पंचकर्मा जो ज्यादा अच्छा काम करता है, वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण सब करना पड़ता है, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। आप लोग कोई केस टेकिंग वगैरह कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पर। डॉक्टर जागृति मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर महेंद्र सर, हरिहर सर, वीना मैम कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अभय सर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। अब मैं आप लोग को, अगर आप लोग नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं ही बोलता हूँ। मात्रा बस्ती जो होता है वो जनरल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। कमर दर्द के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बस्ती जो है, मात्रा बस्ती आधी चिकित्सा बोली है, पूरे बस्ती को ही आधी चिकित्सा बोली है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में बिना स्नेहन शोधन के हम लोग मात्रा बस्ती दे सकते हैं। तो किसी को कटी शूल है या कटी ग्रह है,
वात व्याधि जितनी भी है उसमें हम लोग ये देते हैं। या फिर जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, टू व्हीलर बहुत ज्यादा चलाना पड़ता है, 60-70 किलोमीटर रोज चलाना पड़ता है, तो उनको अगर हम लोग मात्रा बस्ती दें, और जो लोग हमारे पास रोज नहीं आ सकते हैं उनको हम तिल तेल का मात्रा बस्ती भी दें, जो चरक सुश्रुत वाग्भट में बताया है, उसको देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर 49 डेज दें या फिर 3 महीना दें तो मात्रा बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होता है। मात्रा बस्ती में देने का जो नियम है वह एक बार एक्सपर्ट के अंडर में सीखना चाहिए, तभी करेंगे तो ज्यादा फायदा होता है। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ, मात्रा बस्ती तो सर बहुत बेहतर रहता है, ज्यादा दीपन पाचन की जरूरत तो नहीं पड़ती है। और ये सर जो सारे केसेस आप बता रहे हैं सर, उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। जी सर। जी, थैंक यू दीपन सर। पाचन की तो सब में जरूरत पड़ती है, अग्नि अगर मंद है तो नहीं देना चाहिए। दीपन पाचन तो हाँ जी, सब हाँ में जी। देना चाहिए, लेकिन इसमें स्नेहन शोधन की जरूरत नहीं होती है, और ज्यादा प्रिकॉशन लेना। मतलब इसमें ये है, जैसे कभी कई बार होता है कि मतलब हाँ वही है, पेशेंट बहुत अग्निमांद वाला है तब तो मात्रा बस्ती देने में भी सोचना है। अदरवाइज ठीक ठाक अग्नि है और आया पेन वगैरह हो रहा है तो दे सकते हैं आराम से एक आध बार के लिए। लेकिन जो भारी होता है जैसे कैस्ट्रॉल है, वो बड़ा थिक होता है तो उसमें तो लगता है। और जैसे धनवंतर तेल वगैरह अगर 10-20 ml चला जाता है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, मैंने जो देखा है सर। ठीक है। क्योंकि पहली धन बार मैडम, जी पहली जी बार मैम। वो पेशेंट ओपीडी में गया तो वो उसके अगर हमें लगता है कि वो शाम की कंडीशन है तो पहले ही बार हम दे सकते हैं। फर्स्ट टाइम ओपीडी के या दीपन पाचन हर एक पेशेंट का करना पड़ेगा। मैम दीपन पाचन तो करना ही करना पड़ेगा, जैसे कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनकी अग्नि थोड़ी ठीक सी होती है। अगर बहुत ज्यादा अग्निमांद है तब तो नहीं देना चाहिए, मेरा मानना है। हालांकि फर्स्ट हमने फर्स्ट अभी टाइम नहीं हाँ, देना चाहिए, उसकी अग्नि ठीक हो जाए बाद में। लेकिन पाठक सर ज्यादा बढ़िया बताएंगे। सर आप बताओ, नहीं, कोई भी सचल की इलाज है जिनको। ना, कोई भी इलाज है, कोई भी कंडीशन है, उसमें पहले दीपन पाचन अनुलोमन, अग्नि अच्छा होना चाहिए तभी ट्रीटमेंट देना है। मात्रा बस्ती के लिए कोई अलग से नियम थोड़ी ना है कि हम पहले ही मात्रा बस्ती दे रहे हैं। अग्नि अगर अच्छा है, आम अगर है, अग, अग्नि अच्छा है, मतलब भूख लग रही है लेकिन पच नहीं रहा और आमावस्था है, तो हमें मात्रा बस्ती नहीं देना चाहिए। मात्रा बस्ती देने से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। एक हमारे ग्रुप में आती थी डॉक्टर गरिमा गुप्ता मैडम, जो जौनपुर में शायद गायनेक प्रैक्टिस करती हैं, बीएमएस की हैं। तो उन्होंने, उनकी माता जी को जॉइंट पेन हो रहा था, और उन्होंने क्या किया, धन्वंतर तेल का मात्रा बस्ती दे दिया। तो उनके माता जी का पूरा स्वेलिंग बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उठ बैठ भी नहीं सकती थी। बाद में डायग्नोसिस हुआ तो पता चला कि उनको आम बात है। तो फिर हमें मात्रा बस्ती ऐसे ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तेल जाके आम और बढ़ा देगा और कॉम्प्लिकेशन करेगा। इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ट्रीटमेंट कभी भी शुरू करना है, आम पाचन, अग्नि दीपन अनुलोमन करने के बाद। इतना जल्दीबाजी क्या है, क्या जल्दी है कि हम कोई भी पेशेंट को पकड़ पकड़ के मात्रा बस्ती दें? ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो तेल भी जाएगा तो उसको पचने के लिए अग्नि चाहिए। ठीक है, तो दीपन पाचन अनुलोमन करके पहले 7 दिन तक भेज दीजिए। हरिहर सर भी ऐसे ही मुझे बता रहे थे कल कि कोई भी पेशेंट आए तो दीपन पाचन अनुलोमन करके भेज देते हैं, और उसके बाद जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाता है, अग्नि अच्छा हो जाता है, तब आगे करते हैं। किसी किसी को 7 दिन में होता है, किसी को 21 दिन में होता है, किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 3 महीना लगता है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। जब तक अग्नि अच्छा ना हो, पेशेंट मतलब उसका भूख लगने के बाद खाना पचे नहीं, मल साफ ना हो, मल अगर चिपका चिपका हो रहा है, उसमें आपने तेल का मात्रा बस्ती दिया तो और बढ़ा देगा वो। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी गलत चिकित्सा नहीं देना है। नहीं तो बहुत सारे वैद्य क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट आए तो उसको चित्रकादि वटी, अग्नितुंडी वटी एक साइड से देते हैं और दूसरे साइड से मात्रा बस्ती देते हैं। ऐसे नहीं करना है कोई भी पेशेंट को, आंख बंद करके प्रैक्टिस नहीं करना है। जी, अभी हम पंचकर्मा और आयुर्वेदिक चिकित्सा पे बात करेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से जो युवावस्था है वो 60 साल तक बीत जाती है। इसलिए भारत सरकार ने ज्यादातर 60 साल में सभी लोगों को रिटायर करने का संविधान में बनाया है। और आयुर्वेद कॉलेजेस में डॉक्टर लोग 65 साल तक रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट में 58 ईयर्स के एज में रिटायर कर देते हैं, या 60 साल मैक्सिमम। तो युवावस्था खत्म हो जाती है, फिर 60 साल के बाद वृद्धावस्था शुरू हो जाती है। अगर हम लोगों ने प्रॉपर मेजर्स लिया गया, पूरा ध्यान दिया गया,
तो डिजेनरेटिव चेंजेस या वार्धक्यावस्था को हम लोग प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और डिजीज फ्री ओल्ड एज रख सकते हैं कि इंसान चले फिरे कोई बीमारी ना रहे। तो इसके दो चीजें हैं। एक तो पंचकर्मा करते हैं हम लोग। पंचकर्मा में हम लोग अभ्यंग, स्वेदन, फिर दोषों को निकालना, शोधन करना, ये करते हैं। दूसरा क्या है कि हर्बल मेडिसिन से हम लोग शमन चिकित्सा करते हैं। शमन चिकित्सा भी एक तरह से शोधन होता है, दीपन पाचन अनुलोमन। तो धीरे धीरे वो क्लींजिंग करते रहता है। जैसे हम लोग हरित की चूर्ण दे दिए रात को, घृत पान, दीपन पाचन करके घृत पान करा दिए, या फिर तक्र का सेवन करा रहे हैं, तो आरोग्यवर्धिनी बटी दे दिए। तो ये सब क्या है, शोधन करते रहता है। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा वमन, विरेचन, बस्ती करें। दोनों मेथड है, शमन के हिसाब से भी शोधन होता है या शोधन पंचकर्मा करके भी करते हैं। तो ये एंटी डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है, ये पूरे बॉडी का इंटरनल केयर होता है। हाइजीन पूरा अच्छे से करके बॉडी का अंदर का इंटरनल हाइजीन मेंटेन किया जाता है। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो मल संचित ही रहेगी, स्त्रोत सब भरे हुए रहेंगे, स्त्रोतोरोध रहेगा और बीमारी पे बीमारी होते रहेगा। फिर आप लोग देखेंगे तो बूढ़े लोग हमेशा बीपी के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट, कभी पाइल्स हो रहा है, कभी पेट साफ नहीं हो रहा है, हमेशा डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। तो वृद्धावस्था जो है वो सुख कर बीतनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसलिए पंचकर्मा कराएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा क्या है कि आयु जो है वो दीर्घ आयु, चरक संहिता में पहला अध्याय जो क्या है, दीर्घ जीवितम अध्यायम। मतलब वहां पे ऐसा प्रेयर किया गया है ऋषि मुनि लोगों से कि मनुष्य की आयु दीर्घ आयु रहे। और वाग्भट संहिता में पहला स्थान का नाम क्या है, तो आयुष्य काम्य, आयु का कामना किया गया है, वहां पे दीर्घ आयु की कामना की गई है चरक संहिता में। तो दीर्घायु कैसे रहेगा, जब स्त्रोतस अच्छे रहेंगे, अग्नि अच्छा रहेगा, धात्वग्नि अच्छा रहेगा, भूताग्नि अच्छा रहेगा। तो और आजकल क्या हो रहा है कि डीडीटी पाउडर डालते हैं, रेडिएशन फैल फैल रहा है, मोबाइल टावर्स इतने सारे खुल गए हैं, रेडिएशन हो रहा है, हैवी मेटल्स है, खाने पीने में इतने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, और सब कृत्रिम ज्यादा लोग खा रहे हैं। तो ऐसे में इंसान क्या करे, तो उसके लिए जब शरीर में टॉक्सिन जाएगा, गर्भ विष जाएगा, दूषित विष जाएगा, तो बीमारी तो होना ही है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग पंचकर्मा कराते हैं, तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। और वसंत ऋतु में हम लोग वमन कराते हैं, वर्षा ऋतु में बस्ती कराते हैं, और शरद ऋतु में रक्त मोक्षण और विरेचन कराते हैं, बीच बीच में नस्य कराते हैं। तो इससे सब बीमारियां ठीक रहती हैं और रसायन देना बहुत अच्छा रहता है। पंचकर्मा जो है वो एक स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण इस हेतु से भी किया जाता है, और बीमारी को ठीक करने के भी उद्देश्य से किया जाता है। और लंबी आयु, दीर्घ आयु के लिए भी पंचकर्मा करना चाहिए। हर इंसान को करना चाहिए, हर वैद्य को करना चाहिए, आप लोग को खुद भी करना चाहिए पंचकर्मा, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पंचकर्मा में हम लोग अभ्यंग कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, वमन कराते हैं, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, शिरोधारा, उद्वर्तन, ऐसे बहुत सारी चिकित्सा है। और पांच कर्म तो है ये पंचकर्म। हर्बल मेडिसिन जो रहता है हमारी, जितने भी वनस्पतियों वाली दवाइयां रहती हैं, वो हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकालती रहती है और दोषों की साम्यावस्था लाती है और आरोग्य को टिकाए रखती हैं। जैसे कि लीवर का आरोग्य है, स्प्लिन का है, किडनीज का है, लिम्फेटिक्स का है, इंटेस्टाइन, स्किन, म्यूकोजल मेम्ब्रेन, इन सबको ये बैलेंस रखती है। अगर अगर आप अंगूर खा रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड है, तो जो केमिकल एब्जॉर्ब होगा ब्लड स्ट्रीम में, तो वो लीवर में जाएगा, लीवर में जाने के बाद उसमें बायोकेमिकल प्रोसेसेस होंगे, और फिर उससे लीवर खराब होगा। लीवर खराब होगा तो फिर क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी। तो कुछ ऐसे द्रव्य चाहिए जो इम्यूनोटॉक्सिक इफेक्ट को कम करें। इसीलिए पंचकर्मा जो है, जिसमें हम लोग जैसे बस्ती देते हैं, और शमन दवाइयों में तो हम लोग कालमेघ का प्रयोग करते हैं लीवर के लिए, फिर कुटकी का प्रयोग करते हैं, भूम्य आम्लकी का प्रयोग करते हैं। तो ये लीवर को डिटॉक्सिफाई भी करती है और लीवर को स्ट्रेंथ भी देती है। और पंचकर्मा थेरेपी अगर हम लोग कराए जाए तो पेशेंट स्वस्थ रहते हैं। मेरे पास एक मैडम है जो हर साल दुबई से आती है, मतलब वो एनआरआई है, उनके हस्बैंड इधर रहते हैं लेकिन उनका ग्रीन कार्ड मिल गया है दुबई का। वो हर साल आती हैं और वर्षा ऋतु में बस्ती करा के जाती हैं। और उनके हस्बैंड जो है वो हर साल वमन करा लेते हैं बसंत ऋतु में। तो वो लोग ना 2008 से मेरे पास आ रहे हैं। तो आज कितने साल हो गए, वो लोग को ना बुढ़ापन आ रहा है, ना बीपी बढ़ रहा है, ना डायबिटीज हो रहा है, ना डॉक्टर पास जाने की जरूरत होती है।
बस 7 दिन ये बस्ती ले लेती है मैडम, और 7 दिन का वो कोर्स करके वमन कर लेते हैं वो सर, उनके हस्बैंड। तो कोई बीमारी नहीं है। अब उनके ही बच्चे हैं वो बीमार हैं। अभी उनकी बेटी की शादी होने वाली है तो उसको पीसीओडी, फिर ईटी लाइनिंग वो कम है, फिर फाइब्रो एडिनोमा ब्रेस्ट में, ये सब चीजें हैं। क्योंकि जागरण ये सब सब बढ़ रहा है, और लोग जितना भागते हैं ना कि शरीर शुद्धि नहीं कराना है, और कैसे भी जीना है, कैसे भी खाना है, कैसे भी करना है, तो बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अपने शरीर की रक्षा जरूर करनी है, क्योंकि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसे बोलते हैं कि शरीर ही उसकी रक्षा करना है, क्योंकि यही धर्म अर्थ काम मोक्ष का एक साधन है। अगर शरीर नष्ट हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मनुष्य शरीर ही बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत सारे योनियों को काटने के बाद मिलता है। तो शरीर को स्वस्थ रहना और निरोगी रहना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और राजयक्ष्मा में क्या बोला है, चरक संहिता में शोष निदान में, सर्वम परित्यज्य शरीरम अनुपाल्येत, सब कुछ त्याग करके पहले शरीर की रक्षा करें। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और न अपने आप को कभी, जैसे आपको हार्ट में पेन हो रहा है, आपने इग्नोर किया, तो वो बीमारी धीरे 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 जगह पकड़ लेगी, और फिर अचानक फिर एग्रेवेट होगा तो डायरेक्ट अटैक आएगा और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो आप जिस पैसे के लिए, जो चीज के लिए कर रहे हैं, वो पैसा तो 1 सेकंड में सब निकल जाएगा। डॉक्टर की बिल इतनी ज्यादा होती है हॉस्पिटल में, आईसीयू में। इससे अच्छा है कि हम लोग धीरे धीरे चलें। पैसा कमाना है, जो भी काम करना है, उसके लिए बैलेंस बना के चले तो सब अच्छा चलता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। वीना मैम, श्वेता मैम कोई केस बताना चाहते हैं, कर सकते हैं। श्वेता मैम आप केस टेकिंग कराना चाहती है तो करा सकती हैं अपना। वर्षा मैडम, वर्षा कौशिक मैडम कुछ बोलना है बोलिए। जागीर सिंह जी, गौतम सर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर जागृति, मुझे सर मुझे एक पेशेंट के बारे में पूछना है सर। आप पूछिए। सर जय धन्वंतरी सर। सर एक 75 इयर्स का एक मेल है। जी। अ, उसको पहले ये दिक्कत थी कि उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता था, और वो चेस्ट रीजन में बर्निंग सेंसेशन होता था। तो एलोपैथी की मेडिसिन ली, अच्छा नहीं हुआ। बाद में एलोपैथी में वो एडवांस एडवांस डॉक्टर को बताने लगे, तो किसी ने बोला कि उसको कार्डियक तकलीफ हो सकती। तो बाद में वो उसने बोला कि हार्ट की तकलीफ है, उसलिए वो बर्निंग सेंसेशन होता है, इसमें स्प्रिंग आपको बिठानी पड़ेगी, हृदय का ऑपरेशन आएगा। तो वो किया, फिर भी उसको जो छाती में जलन होती थी वो ठीक नहीं हो, तब कब्ज भी रहती थी। और बहुत सारे अलग अलग सूरत के वेल नोन डॉक्टर को बताया, फिर भी ठीक नहीं हो। बाद में हुआ कि उसको यूरिन में स्टोर होने लगा, कि यूरिन पास नहीं होता, तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया, तो वो यूरिन की दिक्कत तो ठीक हो गई। और अभी तो इतनी उसको जलन बढ़ गई है, तो वो जब सोते हैं तो जलन बढ़ जाती है, तो वो पूरे रात वो जगते हैं और सबको परेशान करते हैं कि उसको नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। ऐसे तो वो शांत प्रकृति के है, लेकिन वो जगते हैं तो उसके साथ जो लोग हैं उसको भी जगना पड़ता है। और अभी ये दिक्कत है सर, वो अनिद्रा का, वो वक्ष प्रदेश में उसको छाती में जलन होती है, ये एक उसकी लक्षण है। और तीसरा है कि वो अपने अपने आप वो नहीं चल पाते, उसको वो सपोर्ट दे के दो बाहु से वो पकड़ते हैं कोई, तो वो चल पाते हैं। वो उसका पैर अपने आप वो नहीं उठा पाते। वो बोलते हैं कि उसको वहां सुक्ति का महसूस होता है, नंबनेस जैसा फील होता है। तो मॉडर्न वालों ने तो एक दिन सर उसको इतना तकलीफ हो गया कि उसको छाती में वो घबराहट जैसा हो गया, जलन ज्यादा बढ़ गई। तो रात में इमरजेंसी में उसको एक यहाँ अमरेली एम्स हॉस्पिटल है, वहां उसको भर्ती करना पड़े। तो वो लोग तो बोले कि उसको कुछ है नहीं, तो हमें उसका ब्रेन एमआरआई करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने ब्रेन एमआरआई भी करवाया, तो उसमें भी कुछ खास नहीं आया। और बाद में मेरे हस्बैंड की एमडी साइकेट्रिक की मेडिसिन शुरू की, वो तो एक ही दिन शुरू की, तो उसको तो कोई असर ही नहीं हुआ। तो अब वो आए हैं कि हमें आयुर्वेद करना है। सर मैं इसमें सोचती हूँ कि वो उदावत है, अभी उसको विदग्धा जीर्ण कह सकते हैं सर। तो आपने क्या ट्रीटमेंट शुरू किया, क्या सोचा? नहीं नहीं, अभी अभी कुछ शुरू नहीं किया है सर। नहीं तो कौन सा दोष बढ़ा हुआ है? यहाँ सबसे अभी तो ऐसा लग रहा है सर कि पित्त वात की पित्त वृद्धि, कफ, वात वात, पित्त कफ, तो कौन सा दोष बढ़ा है? पित्त पित्त
डोमिनेंट है। और आवरणजन्य संप्राप्ति हम समझ सकते हैं सर हाँ इसमें। जी, तो आप क्या दवाई देंगी? सर मैंने ऐसा सोचा है कि पेशेंट अगर माने तो उसको पहले तो दीपन पाचन देके, जैसे कि सुतशेखर या तो कलिंगादी वटी देके, हाँ बाद में उसको अभी एरंड पृष्ठ या घृत पृष्ठ हरित की दूं, क्योंकि पित्त है तो मुझे लगता है कि एरंड पृष्ठ से ज्यादा अच्छा घृत पृष्ठ हरित की होगी। जी और कलिंगादी दूं, जी और या सुतशेखर। जी। और नागार्जुन अभ्र रस है तो वो या और वो पैर है उसका वो नहीं उठ रहा तो कैप्सूल पालसी न्यूरॉन भी दे सकते हैं सर। जी, ये तो आपने एक एक सिम्टम के हिसाब से बताया कि ये सिम्टम है तो ये दवाई। आप चिकित्सा कैसे करेंगे? आपने केस लिया क्या, केस टेकिंग किया? हाँ, केस टेकिंग किया सर मैंने। तो उसमें क्या पता चला, आमावस्था है कि नहीं, निरामावस्था क्या है? हाँ सर, अभी उसको वो बोल रहे हैं कि भूख तो लगती है, वो खाना तो खा लेते हैं, लेकिन मल इतनी। प्रवृत्ति कैसा हो रही है, मल प्रवृत्ति कैसी हो रही हाँ, है? मल प्रवृत्ति उसको अभी वो लेक्सेटिव मॉडर्न के शुरू है तो ही वो जाते हैं सर स्टूल पास करने के लेकिन लिए। वो कैसा चिपका चिपका होता है, कैसा होता है? वो तो मैंने डिटेल्स हिस्ट्री, लेकिन वो बोलते हैं कि लेक्सेटिव लेते हैं तो ही जाते हैं, वरना तो हाँ नहीं लेकिन जाते। कैसा होता है, वो होने के बाद कैसा होता है? हाँ, वो मैं पूछ लूंगी सर। तो आधा केस टेकिंग से कैसे होगा? जी सर, पूरा आप केस फिर टेकिंग से करिए। पूछ लूंगी सर फिर से। हाँ पूरा केस टेकिंग करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। वो ओके अपना ओके। केस पेपर होगा तो उससे हिसाब से लेने को बोलो ना सर। हाँ शशि मैम, आपके पास केस पेपर है क्या, पीडीएफ? हाँ वो सर, तो वो मुझे भेज देना सर। शशि मैम, आप ग्रुप वो में डाल दीजिए पीडीएफ, या जिसके पास भी पीडीएफ है केस पेपर का वो डाल दीजिए ग्रुप में। ये आप ढूंढाई जाए। जी सर, जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, पूछिए, बताइए। सर मेरे पास एक पेशेंट आई है, हाँ तो उसको 2.6 इंटू 2.2 सीएम का फाइब्रॉइड है हाँ। और हिमोरेजिक सिस्ट है। अच्छा उसका स्ट्रेसफुल लाइफ है, बाकी तो उसका कुछ हेतु नहीं मिला है, पर अभी 3 महीने से एक्सेसिव ब्लीडिंग और इरेगुलर चल रहा है, और कभी कभी 10 दिन 15 दिन जा रहा है। मैंने तो कल वो आई थी, बहुत पेनफुल था उसको, तो उसको मैंने दिया अपन रज प्रवर्तनी वटी दिया, अपन उसका मेंसेस ही कम हो गया, रज प्रवर्तनी दिया तो नहीं, तो बहुत वो पेन। मत दीजिए, आपने केस टेकिंग बताइए ना सर। केस टेकिंग में सर उसका मेन स्ट्रेसफुल लाइफ है, छोटे बच्चे 2 बरस की है, वो बहुत तकलीफ देती है। बाकी तो खाना पीना 2 ही टाइम करती है, पर घी वगैरह कुछ खाती नहीं है, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ हिस्ट्री नहीं है, मल प्रवृत्ति भी अच्छी है, वो सब पूछा मैंने, वैसा कुछ मिला नहीं। पर ये इरेगुलर मेंसेस आफ्टर सीजर, उसको 2 बरस के पहले सीजर हुआ था उसका, उसके बाद ये अभी 1 बरस के बाद थोड़ा ये इरेगुलर मेंसेस हुआ, और बाद में ये अभी ये फाइब्रॉइड और हेमोरेजिक सिस्ट डेवलप हुआ है। तो आपने क्या ट्रीटमेंट शुरू किया? नहीं, वो तो आज आने वाली थी, फिर से मैं बोला, मेरा तो मैंने सोचा था उसको कुबेराक्षवटी रस पाचक रक्त पाचक दूंगा, दीपन पाचन चालू करके, और उसके साथ अनुलोमन पे रखूंगा, कुकुट नकी वगैरह कांचनार गुगुल और कुछ ऐसा चालू कर दूंगा। ठीक है सर, आप करिए, फिर बताइएगा क्या रिजल्ट है क्या मैं नहीं। तो ये भी सोच रहा हूँ उसको सहचर तेल और सरसों का तेल का बस्ती भी दे दूं, बाद में थोड़ा दीपन हाँ पाचन अच्छा हो गया हाँ, तो। दे दीजिए सर। और अभी तो ब्लीडिंग उसका स्टॉप हुआ, पर ये कैसा हुआ मेरे को ही पता नहीं चला। नहीं, तो वो मतलब क्षार होता है ना, सुखा देता है, ड्राइनेस लाता है सर। अच्छा नहीं, पर अपन देते हैं ना उसको, ज्यादा ये होता था तो अगर इसीलिए सर देते क्या हैं। है ना कि अगर वहां पे संप्राप्ति ऐसी है कि रुक्षता है, और उसमें हाँ। आपने क्षारीय चीज डाला, तो वो निकालने के हम्म। बदले उसको सुखा देगा, ड्राई कर देगा। अच्छा। वहां पे घृतपान भी कराना पड़ेगा आपको, बात का प्रकोप है तो वो बस्ती और अभी तो ग्रोथ घृतपान। लेने को राजी नहीं है, तो अभी क्या ग्रोथ कैप्सूल चालू कर दूंगा उसको कुछ तो भी अभी वो पलतरी। क्यों नहीं राजी है, वो ठीक नहीं होना चाहती है क्या? मैं तो उसको बोला, तो अभी वो अभी कैप्सूल फॉर्म में ही देना पड़ेगा। मैं बोला देखो हाँ, 10 गोली पे महंगा कितना आता है, देखो आप, फिर आप हाँ खाइए। मैं जी, 5 5 10 10 खिलाऊंगा एक दिन, खा पाए क्या करेगा फिर अभी। हाँ
ठीक है। क्योंकि वात प्रकोप कैसे ही हुआ है ना, उसका जो सीजर के हाँ बाद आफ्टर हुआ है वो इसी के हाँ वजह से मेरा हाँ। ऐसा लग रहा स्नेहन है। नहीं होगा तो कैसे हुआ, मेंसेस सूख गया है पूरा। शुष्क हाँ। शुष्क योनि व्यापक का चिकित्सा कैसे करेंगे जब तक वहां स्नेहन नहीं होगा तो। हम्म। चलेगा। ठीक है सर। डॉक्टर ईश्वर जी, आप कोई केस बताना हाँ चाहते हैं? हाँ सर, वो आज आप एक केस आया था। 52 ईयर्स ओल्ड लेडी है। उसके जी होठ पे दोनों तरफ नॉन हील्ड वुंड है। वो जैसा फोटो है ना, अभी भेजा मैंने। 20 बरस से बोल रहे हो, हील ही नहीं सर, हो रहा है आपने बहुत केस बार। टेकिंग किया क्या? वो मैं चेक किया, और वो नहीं, पित्त प्रकृति लगता है उसका। वो तो प्रकृति हो गया, और वो आपने हाँ सिम्टम बताया, उसका केस टेकिंग करना चाहिए। शशि मैम, अगर आपके पास केस टेकिंग का फॉर्मेट है, शशि मैम सुन पा रही है क्या, या किसी के जी पास सर, है? जी सर। हाँ। आप ग्रुप में डालिए, सभी नए लोगों को वो काम आएगा। जी केस सर। पेपर लेके केस टेकिंग करिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए सर, ईश्वर जी। ओके और सर। जागृति मैम, आप भी केस टेकिंग करके बताइए। अभय सर, आप भी केस टेकिंग करिए, और अच्छे से, पूरा अच्छे से केस टेकिंग करके ओके। करिए तो मजा आएगा फिर। अच्छा अच्छा। ओके और सर। डॉक्टर हरिहर सर, आप भी वो केस टेकिंग का पेपर जो है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। सारे पेशेंट को केस टेकिंग करवा के तब करना चाहिए। ठीक है। और प्रीति मैडम, आपके पेशेंट को मेंसेस का क्या हालचाल है? जागीर सिंह जी बोलिए सर। हाँ, प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए। सर मुझे एक अपने केस के बारे में पूछना था। सर बताइए। मैंने एक केस डिस्कस किया था काफी 2 महीने पहले। एक गर्ल थी, वो 13 ईयर ओल्ड। और जी सर उसको पीसीओडी था सर। अल्ट्रासाउंड स्कैन हमने कराया था, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था मैंने। तो सर जी उसकी कंप्लेन यह था कि उसको महीने में 2 बार पीरियड होते थे। जी और सर जब स्कैन किया गया तो उसमें पीसीओडी आया था उसको। तो सर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उसको 2 महीने से। उसमें सर चेंजिंग ये हुआ कि अब उसको महीने में अभी भी 2 बार पीरियड आते हैं। पर पहले जैसे 15 डेज के बाद आते थे, अब उसमें पहले लास्ट मंथ जो आए हैं वो 13 डेज के बाद आए थे। अब की बार वो 8 मतलब 7 डेज के बाद रिपीट हुआ। ऐसा मतलब डिफरेंस में कम हुआ, गैप कम हुआ। पर आ रही हैं अभी महीने में 2 बार। और जो फ्लो है वो भी कम हुआ उसका। तो मुझे इसमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए अब सर? तो आप पूरा केस बताइए ना सर। ये नहीं, आप जो बता रहे हैं वो सही सही है, जी सर। लेकिन आपको सर उसमें ये सर पूरा उसमें सर उसमें हेतु यही था ना कि वो दिन में सोती थी और दही का सेवन बहुत ज्यादा करती थी लड़की। तो ये वो था बंद उसमें हुआ सर क्या? हेतु सर। सॉरी सर। बंद हुआ क्या वो सारा हेतु? हाँ सर, वो तो बंद कर रखे थे उसने, वो तो सर उसको ना कॉन्स्टिपेशन भी था, वो भी ठीक है उसका। तो सर यही सिर्फ उसमें है कि ना वो उसको 2 बार होते हैं। फ्लो कम होता है, पर वो टाइम उसका जो बीच में गैप था ना 15 डेज वाला, वो कम हुआ है। तो क्या ये मैं ऐसे चलने दूं या कुछ इसमें ये हो कुछ चलने चेंजिंग? दीजिए, चलने दीजिए, लेकिन अभी भी वो पूरा सिस्टम ठीक नहीं हुआ है। आप तेल बदलिए। आप कौन से तेल का बस्ती दे रहे हैं? सर मैं बस्ती नहीं दे रहा हूँ सर उसको, सर मैं क्यों? फलीग्रिक दे रहा हूँ उसको। क्यों बस्ती के बिना वो वायु का कैसे शमन होगा? अपान वायु की दृष्टि है तो बार बार आएगा ही वो चीजें। सर बच्ची है ना, तो वो पेरेंट्स मना करे थे बस्ती देने के लिए, थोड़ा सा ये रहता है तो उसमें वो सर। पेरेंट्स ही दे दें, आप मत दीजिए, पेरेंट्स ही दे दें। 20-25 ml का बस्ती देने में क्या प्रॉब्लम है? वो फिर पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्ची ठीक हो। जी कितने सर, साल की चाहते थे। बच्ची है? कितने साल सर की? 13 ईयर ओल्ड है सर। 13 year old बच्ची को इतना तकलीफ हो रहा है, इतना बड़ा गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जी चाहते सर। नहीं क्या कि उसका लाइफ अच्छा हो? हाँ अब जी। 2 बार 3 बार आ जा रहा है, ये क्या अच्छा है बात क्या? जी। और बाकी चिकित्सा, सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती ही है, उसके अलावा कुछ नहीं हाँ है। जी। अपान वायु को अच्छा करना है तो चंदन वाला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती देने को बोले, उसकी माँ कर सकती है ना, उसमें क्या है? ठीक है सर, पेशेंट को मैं लेफ्ट को लेटरल पोजीशन में सुला के सब चीज कवर करके, और वो जी। पिचकारी सिरिंज से कैथेटर डाल के पुश कर दें। 7 दिन भी हम्म, किया तो वो काफी हद तक फायदा हो जाएगा। ओके सर। सर एक मुझे क्वेश्चन ये था इसमें कि सर उसका जो फ्लो वो कम क्यों हुआ सर? ये बात का प्रकोप हुआ, ये कैसे हुआ बात सर का मेडिसिन प्रकोप हो से? रहा है, और वायु जो है वो जी। कभी अति प्रवृत्ति हो रहा है, कभी सुख रहा है, कभी संग भी है, अति प्रवृत्ति भी हो रहा है। मतलब वो मेंसेस को ला रहे हैं, वो अच्छे हम्म। से आर्तवस स्त्रोतस में जाके गड़बड़ कर रहा है वो सारा चीज। तो जी। फिर क्या होगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो वो 1 साल में तो मेंसेस बंद हो जाएगा, एमेनोरिया हो जाएगा, सब सूख जाएगा। हम्म। तो इसीलिए उनको बस्ती देना सबसे जरूरी है। स्नेहन होना चाहिए, स्नेहन, ओके। गर्भाशय को स्नेहन होना चाहिए पूरा।
ठीक है आप सर, बोले मैं हम उत्तर बस्ती तो वजाइनल रूट से तो कुछ नहीं कर रहे ना, हम तो जी पॉटी के रास्ते से डाल रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और माँ है तो माँ देने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है सर, मैं आपको कन्विंस करता हूँ, फिर हाँ, देखता हूँ सर। ठीक, क्योंकि थैंक यू फलगृत सर। खिलाएंगे ऊपर से जाएगा, फिर वो जाते जाते हाँ उसको जी। टाइम लगेगा। 2 साल, 3 साल, 5 साल, उतना टाइम है क्या? 3 साल के बाद ठीक होगी बच्ची, उससे अच्छा अभी करते हैं। ठीक है सर। जी, ठीक है, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है पूछिए। सर बताओ। हाँ, बताइए। सर 31 ईयर्स का एक पेशेंट है, लड़का। हाँ, हाँ, तो उनको पेट में जलन, एसिडिटी, गैस, ऐसा सब हो रहा है। कितने साल हाँ, से है? हाँ, 5 साल से हो रहा है। हाँ, खाने में सर सुबह में 7:30 बजे उठता है। हाँ, खाने में दोपहर कोई खाना खाता है। चाय कम से कम मान लो कि 20 20 ml जितनी चाय पीता है, लेकिन ज्यादा नहीं पीता। हाँ, खाने में सब्जी, रोटी, दाल ऐसा ही लेता है। और शाम हाँ, को ऐसा, और बीच में कुछ खाता पीता नहीं, लेकिन पान मावा खाता है। हाँ। और उनको एंडोस्कोपी कराया हुआ है, तो इसमें लिखा है स्मॉल हियटस हर्निया। हियाटस हर्निया? हाँ। तो हियाटस हर्निया क्यों हुआ? वो क्या वेगावरोध वगैरह करता था क्या? ऐसी तो कोई हिस्ट्री नहीं मिलती अभी। इधर है, लेना है तो। अभी केस टेकिंग कराना है? हाँ। चलिए शशि मैम, आप केस टेकिंग करिए प्लीज, वीडियो ऑन जी करिए। सर, जी सर, जी सर। हाँ जी सर, पेशेंट को करिए। हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। केम छो ऐसे हाँ बताइए, गुजराती में क्या कुछ तकलीफ है बोलिए। आपको? केम छो। मजामा। हेलो। क्या परेशानी है? मैं मैडम खाना भी खाता हूँ, फिर रात हाँ। में सोता हूँ तो मेरे को नींद में भी पथारी में तो खड़ा होना होता है, ऐसे गट्टा लेना पड़ता है और पेट भारी रहता है। ये पूरा छाती का भाग है ना, अपना हृदय वाला, हार्ट रेट वाला, वो थोड़ा भारी हम्म। रहता है पूरा। और वोटका ही लेना पड़ता है। कुछ भी खाता हूँ फिर पेट डकार में आती है? जलन। हाँ, गट्टा आती है और पेट में जलन होती है। और हम्म। सोता हूँ तो रात खड़ा होकर गट्टा लेना पड़ता है। सुबह में उठूँ तो सुबह में ही तुरंत थोड़ा चाय भी लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है कभी कभी तो 8 9 बजे तक वैसा रहता है, 9 बजे तक। फिर बाद में थोड़ा अच्छा आप रहता है, वापस आता है 3 4 बजे के बाद वापस आता है। रात में खाना खा लो, बस सोने के टाइम ऐसा हो ही जाता है, पानी पानी पी के सोने जाऊँ तो फिर 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। और हर रोज का डेली का। आपकी उम्र कितनी है? मेरा अभी 31 हुआ। 31 है। जॉब करते हैं? नहीं, मैं थोड़ा हाँ जो भी करता हूँ, लेकिन थोड़ा कंस्ट्रक्शन लाइन है, प्रोजेक्ट में रहता हूँ तो थोड़ा छोटा में रहता हूँ, एक जगह नहीं, से मतलब सिटिंग जॉब है कि दौड़ने फिरने वाली जॉब है? हम ऐसा फील्ड का काम रहता है। अच्छा, फील्ड का काम है। तो फील्ड का तो काम है तो ट्रैवल वगैरह, बाइक वगैरह खुद चलाते होंगे? हाँ, बाइक भी चलाता हूँ। अच्छा, बाइक का लगभग डेली कितना बाइक चलाते हैं? कितने 10 किलोमीटर किलो मतलब? 20 25 किलोमीटर ऐसा चलाता हूँ। चलिए, 20-25 किलोमीटर चलाते हैं। तो जो आपका काम है उसका बहुत टेंशन तो नहीं रहता है? थोड़ा मोड़ा रहता है उसमें प्रोजेक्ट। थोड़ा मोड़ा रहता है। शादी उदी हो गई? हाँ, शादी हो गई। तो बीवी के साथ तो पटती ना? हम्म। उसका भी टेंशन रहता है? हाँ, उसका भी रहता है। चलिए। नहीं, मैंने वो स्ट्रेस मुझे पूछना था इसलिए मैंने पूछा, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। अब आप मुझे ये बता दो, आप रात में कितने बजे सोते हो? मैं 11 बजे तक है, 11 साढ़े 11 बजे 11? तक। 12-1 बजे भी हो जाता है कई बार? हाँ, कभी 12 बजे। अच्छा। सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह में 7 बजे, साढ़े 6 बजे भी। सुबह में क्या होता है मैडम कि अभी रात में थोड़ा वैसा कुछ खाया, ऐसा भी नहीं है कि जो कुछ भी अलग खाया और हो गया। सुबह में गैस हम्म। होता है तो ऐसे ही पेट भारी हो जाता है, छाती में कुछ होता है तो खड़ा होके सुबह में को गटा लेनी पड़ती है, 6:30 बजे, नहीं, 6 बजे वही मैं तक। जैसे आप रात में 11-12-1 बजे तक सोते हो, तो कई बार 6-7 बजे उठते हो, कई बार ऐसा तो नहीं होता 8-9-10 बजे भी सोकर उठते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं, कुछ 10 बजे ऐसा नहीं हुआ कभी नहीं। 8, ठीक लास्ट है। में 8 साढ़े जाता है, उसके ज्यादा तो नहीं, उठ ही जाता 8 है। साढ़े 8? हाँ, लास्ट में। ओके।
तो एक बात मुझे ये बताइए, जैसे मान लो 8 साढ़े 8 बजे उठते हो तो सूर्योदय से बहुत लेट, तो आप नाश्ता कितने बजे करते हो? क्या ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो? तो आदत टेव नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं कभी करता। सुबह में उठ के खाने का मन ही कुछ नहीं करता। अच्छा, तो सुबह उठकर चाय पीते हैं? हाँ, चाय थोड़ा पीता हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही पीता हूँ। अच्छा, काम पर कितने बजे निकल जाते हो? 10 बजे तक? 10 बजे तक ही निकल जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? नहीं, फिर दोपहर में आते हैं घर, सोते होते हैं? नहीं, सोने की आदत नहीं है। कभी कभी 10-15 मिनट ऐसे हो गई है, खाना खा के थोड़ा लगता है 10-15 मिनट ऐसे। नहीं मतलब खाना लंच करने के लिए घर पर आते हो? नहीं, वहीं पे अभी मैं घर से बाहर हूँ, थोड़ा प्रॉपर घर पे नहीं हूँ। घर से मैं अभी गुजरात में बहुत से अहमदाबाद है, उधर हूँ। तो नहीं मेरा मतलब कहीं पर भी होगा, जैसे देखो जिस जगह इंसान रहता है उसको घर बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो मतलब अभी हाँ, आप घर का खाना खा रहे हो कि बाहर होटल का खाना खा रहे हो? बाहर बाहर ही रहता है ज्यादा, होटल का ही। अच्छा, होटल का खाना खाते हैं। मैं घर का भी खाता हूँ तो वैसे ही प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं कि बाहर। अभी घर 1 महीना रुका नहीं, तो तब घर पर भी भी हमें जानना जरूरी, देखो घर का खाना खा रहे हो तो भी प्रॉब्लम हो रही है, होटल का खाना खा रहे हो तो भी प्रॉब्लम हो रही है, बट एक सिंपल हाँ सी तो बात होती है कि घर का खाना होटल के खाने से हमेशा बेहतर होता है। ठीक हाँ है? हाँ, वो तो अनटिल हाँ अनलेस बिल्कुल। किसी घर में बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला और बहुत ज्यादा तेल नहीं पड़ता हो, मतलब कुछ लोग की आदत होती है ना एकदम बिल्कुल फ्राइड करके खाते हैं। आपको खुद ही पता है आज की डेट में कि भाई बाहर वाले तो हाँ कितना हाँ, घटिया सामान यूज करेंगे, क्या है कैसे, है ना? वो तो है। मैं इसलिए तो कोई वो क्या फालतू खाता भी नहीं हूँ, कुछ ऐसा नाश्ता वास्ता भी नहीं करती मैं। कभी खा तो लिया ये तो जो परेशानी होती है आपको, ये परेशानी किस एज से होनी शुरू हुई थी? नहीं मैम, पहले क्या मेरा, जब पहले अदानी में जॉब करा था ना सूरत में, तब सुबह में हम्म नाश्ता करता नाइट शिफ्ट में से आके। तो फिर कभी हम्म होता था एक वीक में ऐसा होता था, एक बार 1-2 बार वीक में। हम्म फिर वो हम्म 2017 से स्टार्ट हो गई, 17-18 से, 19 से फिर वो मैम रेगुलर हो गया धीरे धीरे। तो ये कितने टाइम पहले की बात है? अभी 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से? अच्छा, 4-5 साल से मुझे एक चीज बताइए, क्या आपका पेट वोट अच्छे से साफ होता है हमेशा? हाँ, वो तो होता है, इतना कब्जियत भी नहीं रहता है, हो जाता कब्ज है मेरा नहीं पेट। रहता, लेकिन एक होता है ना कि एक बड़ा तसल्ली बख्श साफ होना, एक होता है कि बस हो गया। हाँ, आधा घंटा के ऐसा तो मेरे को टॉयलेट में जाके बैठना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। आधा घंटा पौने हाँ, घंटे में निकल जाता नहीं थे तो गलत बात है। और कुछ नशा पानी? है। नहीं, एक तो मावा का है, बाकी कोई नहीं, सुपारी वाला था ना वही। सुपारी खाते हैं ना? हाँ नहीं तो वो तो अमृत तो है नहीं, वो भी नशा ही है, ठीक है? अगर हम चाय पीते हैं तो वो भी नशा में ही काउंट होता है, क्योंकि चाय बड़ी अच्छी चीज तो होती नहीं, हर इंसान पीता है, मैं भी पीती हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर हम उस बात को मानते हैं कि हाँ एक नशा वाली चीज है, क्योंकि वो कोई फायदेमंद चीजें नहीं है, हमारी आदत पड़ी है तो उसमें जब आप ये, अच्छा ये जो खाते हो आप, क्या बोलते हैं, मावा समथिंग, ये कितने साल से खा रहे हो आप? ये भी हो गया 6-7 साल में। 6-7 साल से खा रहे हो? एक दिन में कितने पत्ते खाते हो? 3-4 हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब सुबह सोकर उठते ही एक मुंह में डाल लेते हो? हाँ फिर बाहर निकलते होगे तो भी डाल लेते होगे, फिर जब टेंशन होती होगी तो भी डाल लेते होगे। अभी भी आपके मुंह में एक पड़ा है ना? नहीं, अभी नहीं। तो लेकिन आपका जो गला है अदरवाइज नहीं लीजिएगा, आपके वो खाने की वजह से जो आपकी आवाज है ना टोनल क्वालिटी, वो चेंज हो गई है। अभी 30-31 साल के बच्चे हो, यंग एज है ना, तो इस एज में हाँ उस तरह की जान होनी चाहिए शरीर के अंदर। और ये चीजें धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, आप छोड़ पाएंगे। ठीक है? हाँ कोई कहे कि नहीं छोड़ नहीं पाता, तो धीरे धीरे करके कम करिए, कम करते करते छोड़ दीजिए। ठीक। अब एक बात मुझे बताइए, लंच कितने बजे करते हैं आप? 12-12:30 1 बजे तक हो जाता है। 12:30-1 तक करते हैं, तो क्या उस टाइम आपको अच्छी भूख लगी होती है कि बस टाइम हो गया सो खा लेते हैं? नहीं, भूख लगी होती हाँ, भूख लगती है मेरे को। अच्छी सी। हाँ, अच्छी से लगती और रात में खाना कितने बजे खाते हो? है। रात में 7, 7:30, 8 बजे, 8, 8:30 बजे तक हो जाता 8-8:30 बजे जब खाते हो तब अच्छी भूख लगी होती है? है। हाँ, भूख लगती है। अच्छी। हाँ, अच्छी भूख लगती ठीक है। जैसे चाय कितनी बार पीते हो दिन भर में आप? है। 2-3 बार होती है, थोड़ी थोड़ी पीता हूँ सुबह में, हम्म। फिर दोपहर में, और 3-4 4-5 बजे के बाद एक बार पी लेता अच्छा, 2-3 बार चाय पीते हो, और नाश्ता ये सब बिस्किट नमकीन ये सब सारी चीजें? हूँ। नहीं, वो नहीं मैं खाता हूँ, आता ही नहीं। अच्छा,
मार्केट का जो भी है, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पेस्ट्री, पैटीज और भी न जाने क्या चीजें, आपके गुजरात में भी कुछ होती होंगी। ये सब दूध दूध मिल गया तो कभी एक दो महीने में एक बार कभी खाया होता, बाकी मैं खाता ही नहीं हूँ ज्यादा। नहीं, पहले जब यंग एज में थे, 18-20 साल के बच्चे थे, तो खूब खाने का शौक था। हाँ पहले पहले करते पहले खाता था। हाँ, तो जब खाए रहते हो ना, तो बॉडी के साथ में ऐसा तो कुछ है नहीं कि पहले की जो चीज है वो निकल जा रही है। बॉडी में जो कचरा रहता है ना, उसकी गंदी आदत भी होती है, कचड़ी वाली चीजें रुकी रहती हैं। ठीक है, वो जल्दी नहीं निकल पाती, उसको निकालने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। इसी वजह से चलो, तो पहले ये जो खाते थे तो वो डेली खाते थे, हफ्ते में 2-4 बार खाते थे। नहीं वो नाश्ता करने का कुछ भी खा लेते थे उससे। तो ये कितने साल सिलसिला चला है आपका? वो 2011-12 से चला था, तो मैंने हम्म 15-16 से कम कर दिया। 12 से चला था, 15-16 मतलब कम से कम 3-4 साल तो खाए ही बाबू। और ये थोड़ा 12, आज 12-32, मान लो मैं कहूँ तो 20-22 साल, 18-20 साल की उम्र में से खाना शुरू कर दिए थे, है ना? तो जब ये सब सारा खाते थे आप, तब उस वक्त याद है पेट वोट अच्छे से साफ होता था? इतना तो याद नहीं है, वो तो रहता हूँ मैं। अच्छा, चलिए, आपको नहीं। और छोटे रहे तो कब्ज की तकलीफ तो नहीं रहती थी बहुत ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ अच्छा, ये सब कुछ नहीं याद है। अभी है कि वेल्चिंग वेल्चिंग बहुत ज्यादा होती, इस तरह की चीजें, तो गले में भी जलन लगती है? नहीं, गले में लगती है, पूरा जो साथी कबाब रहता है ना, ये अपना गटार लेता हूँ ना, तो पेट में जलन होता है, फिर ये सब में जलन होता है, फिर कभी हाथ के ऊपर कभी दर्द भी होता है, कभी कभी अच्छा, भारी तो होता एक बात बताइए, क्या लैट्रिन में जब होता है तो उसमें भी जलन रहता है या गर्म रहती है? है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, कई बार होता है, इसलिए मैं पूछ रहा। पेशाब में कोई तकलीफ? नहीं, जैसा में भी कोई तकलीफ पेशाब बार बार आती हो? अच्छा, एक बात नहीं। बताइए, नहीं जैसे आप बाहर का काम करते हो, अधिकतर बाहर निकले रहते हो, तो पेशाब वसाब लगती है, तो क्या ऐसा होता है कि रोकते ओकते हो ना ना कि ना ना, तुरंत जाते? नहीं ऐसा नहीं है कि तुरंत लगती है, वैसा वो सब नॉर्मल है, उसमें कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी। नहीं, नॉर्मल वाली बात नहीं होती, कई सारे लोग को नहीं पता होता, बट अधिकतर लोगों की आदत होती है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं काम में हैं, जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं, खेल रहे हैं, उनको सुसु पोटी आई, रोक करके खेलते रहते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बच्चों में होता है। और बहुत ऐसे सारे लोग कभी की ये गंदी आदत। मेरे को पानी पीने का ज्यादा आदत है, पानी बहुत पीता हूँ मैं, तो मेरे को लगता है तो मैं कर देता हूँ। कितना पानी पीते हैं आप? सुबह में उठ के 2-3 गिलास पी लेता हूँ, उसके बाद मन होता है चालू ही रहता हूँ पानी पीने। क्यों, प्यास लगती है कि बस मन होता रहता है, बस पानी डालते रहो यार अंदर? प्याज मेरे को यार लगती है, ऐसा ऐसा नहीं, आदत ही हो गई है। नहीं, इतना ज्यादा प्यास नहीं लगती, क्योंकि जब बहुत ज्यादा पानी पियोगे ना, तो वो भी पाचन ठीक नहीं रह जाएगा, ठीक है? इसीलिए आपको ठीक है, लगता है तलब बहुत ज्यादा है, तो आप छोटा बर्तन लो, बड़े आराम से सिप सिप करके पियो, खुद ही बोर हो जाओगे, बार बार पीने का मन नहीं करेगा, कहोगे बड़ी सी ग्लास ले लिया, उसको गट गट पी गए ना, तो फिर ज्यादा अंदर पानी चला जाएगा, कोई भी चीज अंदर ज्यादा गीली भी हो जाएगी ना, तो भी सही से नहीं पचेगा, हर चीज बराबर चाहिए होता है ना, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो रात में नींद बढ़िया आती है? हाँ नींद बढ़िया आती है। अच्छी सी, मतलब सो जाते हो तो एकदम सुकून से तसल्ली बख्श उठते हो ना सुबह? हाँ सुबह उठता हूँ, कभी ऐसा एक गैस का प्रॉब्लम होता है ना, तो 4 बजे हम्म के 4:30 बजे 5 बजे कभी 6 बजे भी नींद खुल जाती है, हम्म तो हम्म अभी मैं खड़ा होकर गटर लेने का 15-20 हम्म। मिनट ऐसा चलता है, फिर बाद में वापस सो जाता हूँ। अच्छा, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कराया था कुछ की, क्या तकलीफ है पता चलने के लिए? और इंडोस्कोपी करवाए थे एक बार। तो इसमें मैम हिटस हर्निया लिखा है, अच्छा, हाइटिस हर्निया निकला है। ओके। स्मॉल। क्या वो कुछ लंबा वजन वजन भी उठाते हो, उठाते थे नहीं पहले? हाँ पहले कभी, हाँ पहले उठाता था, अभी तो नहीं उठाया 4-5 साल के बीच में। अभी 4-5 से छोड़ दिया, उसके पहले उठाते उठाते थे? हाँ फिर जैसा जॉब था ना, तो थोड़ा कर लिया था काम। हाँ, होता है, क्या वो तो फिर जब कभी वो लंबा वजन है, भारी वजन उठाना ना, तो पेट पर जैसे कोली लोग बांध लेते हैं ना, तो वैसे बांध ले तो फिर असर नहीं पड़ता है। और सब सारी चीजें ठीक है आपकी? और तो कोई तकलीफ है, गुस्सा ज्यादा आता हो या चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता हो, या मूड हमेशा थोड़ा बुझा बुझा रहता हो? पेट के गैस के चलते मेरा थोड़ा सर दर्द रहता है कभी कभी, हम्म तो ये एक रहता है प्रॉब्लम, बाकी तो कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। सर, मेरी तरफ से हो गया, किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछे इनसे। पाठक सर, पाठक सर, अभय सर, किसी को भी कुछ पूछना हो तो पेशेंट से पूछें, गंगवार सर।
मैन सर, एनीबडी? अभी उनके हेतु पे डिस्कस करें और ट्रीटमेंट बताए कोई। नहीं, अगर कुछ और पूछना हो पेशेंट से, मैं ये कर रही हूँ तो आप पूछ सकते हैं, ये मैं कर रही हूँ। नहीं अभी तो कुछ। तो फिर उनको बोल दें लिव करा दें। हाँ ठीक। हरिहर सर, तब आप उनको हटा दो, है ना? जी मैम। हाँ, तो देखिए सर, एक तो हेतु में ये है कि थोड़ा सा मतलब वो लेट उठते हैं, तो उनको एक तो सुबह उठना थोड़ा जल्दी शुरू करें, ठीक है? और पहले जो कुछ खाया पिया है, जंक फूड वगैरह, उन सारी चीजों का हेतु है, स्ट्रेस वगैरह है ही हो, जो भी उनके काम का पैटर्न है। और घर से अधिकतर बाहर रहते हैं, तो बाहर की चीजें जो भी खाते हैं, बाहर का खाना, चाहे एक सिंपल खाना भी कहने को बना रहे हो तो बाहर ना उस तरीके से बनता है, ना वो सफाई होती है। तो ये चीजें हैं। हाँ अब है सर, बताएं सर। नहीं आप ही अब है कंटिन्यू करो, बाद में बताएंगे। हेतु में तो सर मेनली वही है कि पहले मतलब इधर उधर के खाने का इतिहास है। अभी आज की डेट में वो घर से बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहना भी कई बार कुछ लोग के लिए अपने अपने स्ट्रेस हो जाता है। घर से बाहर का खाना है, पेशेंट को भूख वगैरह नहीं लगती है। और सबसे बड़ा हेतु उनका है अति अम्बुपान। तो अति अम्बुपान से अग्निमांद होता ही होता है। तो इसमें अग्निमांद है, हालांकि उन्होंने कॉन्स्टिपेशन का कुछ ऐसा नहीं बताया है, बट यहाँ पर है उदावर्त टाइप का केस है, मुझे उदावर्त ज्यादा लग रहा है। हालांकि उदावर्त का भी मेन हेतु तो अग्निमांद ही होता है। अग्निमांद भी होता है उसमें, और साथ में उसमें मतलब स्ट्रेस भी होता है। और कई बार इन्होंने कहा ना कि 11 बजे 12 1 भी बजता है। तो मेनली वही रात्रि जागरण दिवासन, ये दो हेतु हैं। साथ में पहला हेतु मेन मतलब वाटर इंटेक ज्यादा है। और चाय वगैरह तो उन्होंने ठीक ठाक सा ही है, मतलब चाय उनका बहुत ज्यादा वैसा नहीं है। और अभी तो मुझे सर इतने ही हेतु मिले, क्योंकि बेगावरोध का और कोई हिस्ट्री उन्होंने नहीं दिया है। जी सर, पाठक सर। चलो अब है सर, आप बताओ। अच्छा महेंद्र पहले सर। सतपाचन अनुलोमन करना चाहिए, उनका मेन तो हाँ यही है। हाँ, वो तो होगा ही और होगा वो सर। बाद में स्नेहन करना चाहिए ना। क्योंकि हाइटस हार्निया बोले तो ये मसल टोन गया है, तो मसल के ऊपर काम करना पड़ेगा ना उनका, तो इसीलिए पित्त शामक चिकित्सा और वो दोनों। इनके पित्तज गुलम का तो नहीं है कहीं? वो भी देख लो, ये कहीं पेट में भारीपन वगैरह और उस तरह का हो, और वो जिस तरह फूलता है पेट उस तरह का हो। क्योंकि वो खाने के 2-3 घंटे बाद ज्यादा पित्तज गुलम भी हो सकता है उनके, सर क्योंकि उसके हाइटस कारण। हार्निया में बर्निंग सेंसेशन होता है ना। हाइटस सर हार्निया मुझे में खाना खाने के पहले भी होता है, खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद भी होता है। बहुत जलन होती है पेश। मॉडर्न में तो उनको पेंटा डीएसआर बीडी चालू ही रहता है खाने के पहले, और जेलुसिल वगैरह सायरप और लैक्सेटिव देते रहते हाइटस हार्निया में मॉडर्न में। ये तो खैर बात और पित्त का ही आ रहा है, इनकी ज्यादा उसी से दिक्कत हो रही है, ये सारा ही तो। सर सर पहले तो ये अति अम्बुपान है, मतलब मेन हेतु में उनके। और स्ट्रेस है, और दिवाशयन है, रात्रि जागरण है। ये 3 हेतु मेन है। मैडम ये गाड़ी पे ट्रैवल करते होगे तो वो यूरिन क्या और इसका थोड़ा तो भी जगह नहीं मिलती है, जब घूमते तभी भी उनका रोकने का आदत होगा वेगा और हाँ, वो भी मैंने पूछा था, हालांकि उन्होंने बताया नहीं। और होटल का खाना होगा, है, ये सब श्योर सारी शॉट चीजें होगा भी ना। हैं। ये 25-30 किलोमीटर घूमते हैं, अभी 2 किलोमीटर जाने का है। ट्रैफिक होगी तो ट्रैफिक में तो बाजू में साइड में नहीं जा सकते, तो उसी टाइम तो वेगा औरत श्योर शॉट होगा उनका। हरिहर सर पूछिए उनको वेगा औरत की हिस्ट्री है क्या। पेशाब संडास कोई दी वक्त रोकवी सर पड़ी मैंने आपड़ी। पूछा था, उन्होंने मना कर दिया था। हरिहर सर सर पूछे। हिस्ट्री तो नहीं मिलती है, ऐसा कभी रुकने पड़े ऐसे कोई कभी हुआ भी नहीं है, ऐसा बोलता है। लेकिन जब सुबह में वो उठता है ना, तो हम्म। उठने के बाद थोड़ी सी चाय पीता है, बहुत थोड़ी। और चाय पीने के बाद उसको डकार चालू हो जाता है। फिर 2-3 घंटा मान लो कि आराम रहता है। जब खाना खा लेता है फिर भी वही आदत होती है, शुरू हो जाता है। फिर 1-2 घंटा अच्छा रहता है, फिर शाम को 4 बजे भी इतना डकार बकार आने की शुरुआत हो जाती है। और रात को जब खाना खा लेता है तो उसी टाइम भी ये हो जाता है।
सो जाता है, बाद में रात में जब नींद खुलती है उस टाइम पर थोड़ी बार उसको डकार लेने के बैठना पड़ता है। ऐसी उसकी हिस्ट्री डकार की और पेट में जलन की ऐसी है। उल्टी उल्टी कभी नहीं होती है, लेकिन ऐसा लगता है, न्यूज से याद है। सर वो हाइटस हार्निया का साइड इफेक्ट है सर, जी सर। क्योंकि वो स्टमक और एनल कैनल का जो ज्वाइंट है वहां पे जी। वो हर्निएशन हुआ है, उसी की वजह से होता है। एक्चुअली अच्छी तरह दीपन पाचन अनुलोमपन करके स्नेहन करके उनको चालू करना चाहिए, और खाना भूख लगे तो ही दो, ज्यादा खाना खाए तो इन लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है, और चाय हाँ, जैसे एसिडिक खाएंगे तो और तकलीफ बढ़ेगी। चाय तो बस खाली पीने खातर वो ऐसे आदत भी नहीं है, और ज्यादा पी भी नहीं सकता है, 1-2 घूंट पीता है बस। अरे पण वो घोट भी महंगा कर रहा है ना उसको, हाँ। और वो खाली पेट पीता है सुबह सुबह उठ के पहले। सुबह में बस उठ के ही चाय ही पीता है। तो वो बंद कर दो, बहुत सा फर्क है, क्योंकि इनको एंटासिड ही देते मॉडर्न वाले, और लैक्सेटिव देते, बाकी कुछ देते नहीं इनको। नहीं तो सर्जरी है, सर्जरी का भी परसेंटेज कितना है, 0.3% भी उनका सक्सेस रेट नहीं है हाइटस हार्निया का। जी सर। पाठक सर आए कि नहीं अभी तक? सर पेशेंट में हम भी पेशेंट। छह मिनट बाकी है अभी। अच्छा अरविंद भाई। चलिए मैं आ गया हूँ। आप लोग को कोई और कोई केस पूछना है, बताना है, पूछिए, बताइए प्लीज। किसी का कोई केस है क्या? गंगवार सर, डॉक्टर श्वेता मैम। सर इनके लिए हिट्रोसर्निया के लिए क्या करें अभी? सर मैंने केस नहीं सुना है, मैं अभी बाहर गया था। मैं सुना बताऊंगा। तो है। हियाटस हर्निया का ऐसे दवाई नहीं होता, केस टेकिंग करना पड़ता है। मुझे हेतु बताइए तब बता पाऊंगा। चालू ही था कैश टेकिंग। आप थोड़े बाहर चले गए। हाँ तो कंचन मैम ने लिया है, बता दो मैम। हाँ बताइए, बताइए मुझे, सब चीज बताइए तो मैं बता पाऊंगा। तो बोलिए देखो शशि सर, मैम। हाँ उसका सर हेतु में हाँ सर, हेतु में अतिअम्बु पान का हेतु है पेशेंट का, साथ में रात्रि जागरण का है, साथ में दिवासैन का हेतु है, और साथ में स्ट्रेस का हेतु है, और ट्रैवलिंग 20-25 किलोमीटर की डेली उनकी ट्रैवलिंग है, और घर से बाहर रहते हैं तो होटल का खाना खाते हैं सर। और 2011-12 से लेकर 2015-16 तक काफी जंक फूड की हिस्ट्री रही है, और अब पेशेंट वो सब सारी चीजें उतना नहीं खाते पीते हैं, अब उनका कंट्रोल में है सारी चीजें। तो ये सारे हेतु हैं सर जी उनके। तो क्या करना है ना कि पहले तो दीपन पाचन अनुलोमन करना है, और उनको जो हिक्का हिक्का चिकित्सा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें हिचकी कहाँ से आती है? उदान वायु ऊपर जाते हैं, हिचकी आता है, और उसमें आमाशय समुद्र। हाँ आमाशय समुद्भव है। ठीक है, पहले सुन लीजिए फिर टोकिए, रोकिए। पहले सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा फिर रिदम खराब हो जाता है। तो हिक्का में ऐसा रहता है कि हमारा जो फूड पाइप है वो चिपक जाता है ना, वायु की वजह से चिपक जाता है और हिचकी आती है। तो जो ईसोफेगस पे काम करने वाली दवाइयां हैं वो सारी हिक्का चिकित्सा में बताई हैं। तो उसमें पुष्कर मूल है, यष्टि मधु है, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं। तो हिक्का की चिकित्सा अगर करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करना है, तो हियाटस हर्निया ठीक हो जाएगा। उसके लिए आप यष्टि मधु घृत अगर देंगे, तो कंटिन्यू अगर 3-4 महीना देंगे, हियाटस हर्निया जो ऐसे लूज पड़ गया है, वहां का इसोफेगस का जो है वो लूज पड़ गया है, मतलब वहां पे स्त्रंस व्यास व्यध ऐसे जो है वायु की वजह से, तो वहां टोन आ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा, और वो हर्निएशन जो है जो बढ़ गया है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो दीपन पाचन अनुलोमन करके यष्टि मधु घृत बहुत अच्छा इसमें काम करेगा, या पुष्कर मूल का, या फिर भारंगी आदि का, या फिर जो भी है, मतलब जो हिक्का चिकित्सा में बताएं
उनसे सिद्ध घृत का पान करने से बहुत अच्छा फायदा होगा। इंटरनल दवाई में दीपन पाचन के लिए आप परपट्टिकल दीजिए, आरोग्यवर्धिनी, आम पाचकोटी, लशुनादिवटी, शंखवटी, ये सब दीजिए, तो इन सब से वो ठीक हो जाएगा। हियाटस हर्निया पूरी तरह से क्यूरेबल है, लेकिन उसमें यष्टि मधु घृत का अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। उनको जलन दे रहते हैं तो सुख शेखर काम दुखदा ये विधि है। शेखर, प्रवाल पंचामृत वगैरह सब दीजिए। और प्रवाल, उसको हाँ, वमन की इच्छा ज्यादा है, कर सकते हैं। वमन कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट वमन से ठीक नहीं होंगे। वमन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वमन करवा के फिर आप ये ट्रीटमेंट शुरू करिए। जी सर। तो आप घृतपान अभी करा देंगे ना तो बहुत अच्छा से उनको पित्त का शमन हो जाएगा, उत्क्लेश होगा, फिर वमन करा दीजिए सर। और ज्यादा हियाटस हर्निया नहीं है इसमें, बोल रहे हैं माइल्ड है रिपोर्ट में हाँ, ज्यादा, तो आप वमन करा, वो शुरुआत है ना, वमन करा सकते हैं, आप करा दीजिए। जी सर। ठीक है, तो अब तो टाइम हो गया है, मेरी दवा याद रखना। जरूर। और प्रीति मैडम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रीति जुकारिया मैडम, सर प्रणाम सर। उनका प्रणाम सर। सर मैसेज मैं कैसा आ रहा है? सर मैंने सर उसको वही गाजर और मूली का बीज आपने कहा था तो वो दिया था, तो थोड़ा फ्लो बढ़ा है कह रही थी। बहुत बढ़िया। सर आज तो अब सर उसका क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करूं? आप ना केस टेकिंग कल सुबह मुझे 10 बजे कॉल करिए, मैं केस टेकिंग करूंगा उनका। ठीक है सर। सर कितने सर 10 बजे थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ड्यूटी पे रहती हूँ ना, तो मेरे वहाँ नेटवर्क तो नहीं उनको आता है मेरे से बिल्कुल। बात करने को बोलिए ना। अच्छा, आपको भी सीखना है तो आप दोपहर में करिए। सर दोपहर में 1-2 हाँ बजे के चलेगा, आसपास सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। डॉक्टर श्वेता मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? श्वेता मैडम आप, हाँ हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ, मेरे मम्मी का ही केस है। मम्मी का एज है 55। तो मेनोपॉज 45 में ही हो गया। अभी उसको नी जॉइंट पेन ज्यादा है। और 3-4 साल पहले ना लेफ्ट हैंड को टिंगलिंग सेंसेशन अचानक से हुआ। तो इन्फ्राक्ट बताया, एमआरआई किया तो तब से इकोस्प्रिन चालू है। और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था, उसकी भी टैबलेट चालू है। और थायराइड भी है 30 साल से। बीपी का कैसा हुआ, मतलब हॉस्पिटल गए तो बीपी बढ़ गया, और घर पे चेक करे तो कम रहता है, और हॉस्पिटल गए तो वो बढ़ गया था, वो इसीलिए डर के मारे ऐसा होता है, डर के हाँ मारे। हाँ। हाँ सर। तो टेलमी स्ट्रैन भी चालू है। और शुगर अभी ना, मतलब 7 से 8 साल से है शुगर, पर ये 2-3 महीने में बढ़ रही है, मतलब 383 कुछ तो भी हुआ था, और 1 मंथ बिफोर 313 हो गया था, 313। मतलब पोस्ट मिल। और ये भी 183 कुछ तो भी था फास्टिंग। तो अभी उसको मम्मी को वीकनेस बहुत ज्यादा है सर, और थोड़ा भी काम करे तो मतलब ऐसे थके जैसा हो रहा। और पहले मेटफॉर्मिन थी टैबलेट चालू, बाद में ग्लिमिप्रेड और मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन दिया। और अभी ये डैगा डैगाग्लिफ्लोजिन एंड सीटाग्लिप्टिन कुछ तो भी वो कॉम्बिनेशन है, वो चालू है अभी। और ग्लिमिप्राइड भी चालू है सर। आप एक तो काम अभी करिए, आपने सब कहानी बता दिया, अच्छी बात है। आपने ये केस टेकिंग केस शीट भेजा है सर ने, अभय सर ने, उससे केस टेकिंग करिए पूरा और हमें कल बताइएगा। अच्छा सर, हाँ हाँ, उसमें फिल अप करके हाँ, बताऊँ क्या? और श्वेता मैम आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, अभी धीरे धीरे से हो रहा है ये सर। शशि मैम कितनी बहादुर है, कितना अच्छा केस टेकिंग करती हैं, आपको हाँ सर, हाँ, शशि मैम बहुत एकदम सॉरी परफेक्ट। सर। हाँ सर। ठीक है। और ये सीमा सिंह मैडम, आपने कुछ लिखा था केस का, मैंने बाद में देखा, तो अभी हम कल बात करेंगे। सीमा मैडम आप मुझे कॉल करिए, नहीं तो यहाँ पे केस बताइए कल फिर से। ठीक है, ओके सर, मैं बताती हूँ सर, कल बता दूंगी। ठीक है। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू, प्रणाम। सॉरी सर, गुड नाइट सर।